वेलकम टू संजीव एकेडमी। माई सेल्फ खालिद अंसारी। और आज बहुत दिनों के बाद एक नए टॉपिक के साथ मैं फिर से हाजिर हुआ हूं आपके साथ। इशू ऑफ शेयर्स 12th का आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इशू ऑफ शेयर्स, जिसके बारे में हम ज्यादा नहीं पढ़ते क्योंकि ये ऑप्शनल आता है। एक डिसोल्यूशन के ऑप्शन में आता था इशू ऑफ शेयर्स लास्ट ईयर तक। इस साल भी वही शायद से पेपर पैटर्न रहेगा, लेकिन चैप्टर इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले थोड़े आज का जो हमारा फॉर्मेट रहेगा, जैसा हम अभी तक के हमारे वीडियोस का फॉर्मेट रहा है कि पहला हमारा वीडियो बेसिक पे रहता है और दूसरा हमारा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पे। सेम उसी तरह आज का भी हमारा वीडियो पूरा बेसिक पे रहेगा एंड सेकंड उसके बाद हमारा जब नेक्स्ट वीडियो आएगा वहां पे हम प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम देखेंगे। तो पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले चैप्टर के बारे में जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर का नाम है इशू ऑफ शेयर्स। एक क्वेश्चन आता है इसमें से 8 मार्क्स के लिए। ठीक है, पिछले साल तक के 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता था, लेकिन इस साल 8 मार्क्स का है। अब इशू ऑफ शेयर्स, पहले शेयर्स को समझना ज्यादा जरूरी है। हमने 12th में सेकंड चैप्टर में एसपी में पढ़े हैं सोर्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस पढ़े थे ना, मतलब पैसा कहां से बिजनेस में आ सकता है। तो उसमें हमारा फर्स्ट ही था कि शेयर्स, एक शेयर्स बेचकर भी आप पैसा बिजनेस में ला सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है और आपके पास पैसा नहीं है तो आप क्या करते हो, आपकी कंपनी शेयर्स बेचती है मार्केट में। शेयर्स क्या, एक डॉक्यूमेंट है, एक शेयर सर्टिफिकेट जाता है और पब्लिक पैसा लगाती है कंपनी में, और शेयर्स बेच के आप क्या करते हो, पैसा रेज करते हो मार्केट से। तो उसी तरह शेयर क्या हुआ, एक स्मॉल यूनिट ऑफ शेयर कैपिटल। कैपिटल मतलब जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है स्टार्टिंग में, कैपिटल। तो कैपिटल का एक स्मॉल पार्ट है क्या, शेयर्स। मतलब पूरे पैसे का एक स्मॉल पार्ट को कहते हैं हम शेयर्स, मतलब एक टुकड़ा, एक हिस्सा। ठीक है, तो एग्जांपल एक ले लेते हैं। अगर बिजनेस को कैपिटल की रिक्वायरमेंट है 10 लाख की, एक एग्जांपल है कि बिजनेस को रिक्वायरमेंट है 10 लाख की, तो कंपनी क्या करती है, अब 10 लाख रुपए एक जन से नहीं लेगी वो, तो क्या कर देंगे, हम 1 लाख लोगों के पास जाएंगे और 1 लाख लोगों से 10-10 रुपए लेंगे। मतलब एक पर्सन के पास जाने का 10 रुपए लेने का, आसान सा है। तो 1 लाख लोगों से अगर 10-10 रुपए लेंगे तो हो जाएगा 10 लाख। मतलब एक स्मॉल यूनिट, आपका ये 10 रुपए क्या है, एक शेयर प्राइस है, और 1 लाख क्या बेच रहे हो आप, शेयर्स। तो 1 लाख आप जब शेयर्स बेचोगे तब आपको 10-10 रुपया मिलेगा, शेयर प्राइस मिलेगा, तब जाके उठता है आपका शेयर कैपिटल। तो ये पूरे 10 लाख का एक छोटा सा हिस्सा, स्मॉल यूनिट को, ये 10 लाख का एक छोटा सा हिस्सा क्या था, 10 रुपया। तो ये 10-10 रुपया आपने 1 लाख लोगों से लिए, तो एक स्मॉल यूनिट हो गया। तो स्मॉल यूनिट को कहा जाता है शेयर्स। शेयर कैपिटल का एक छोटा सा यूनिट, उसे कहा जाता है शेयर्स। तो पूरे इसमें आपको चैप्टर में यह सीखना है कि कंपनी जब शेयर्स बेचती है तो किस तरीके से कंपनी पैसा लेती है और किस तरीके से पैसा बिजनेस में आता है, वो सारी उसकी जर्नल एंट्री सिर्फ पास कर रहे हैं। पूरे चैप्टर में आपको सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्री सीखने। उसके पहले हम पहले बेसिक समझ लेंगे पूरा। तो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ शेयर्स के बारे में। शेयर समझ गया है क्या, एक स्मॉल यूनिट है शेयर कैपिटल का। 2 तरीके के मार्केट में शेयर्स बिकते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर्स और दूसरा है आपका प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर वो शेयर जहां पर कंपनी आप जो खरीदोगे शेयर, तो पहले तो एक समझ लो, इक्विटी शेयर अगर आप परचेस करो तो आप बन जाते हो कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर, और प्रेफरेंस शेयर्स अगर कंपनी बेचती है और आप खरीदते हो प्रेफरेंस शेयर्स तो आप बन जाते हो प्रेफरेंस शेयर होल्डर। एक आसान सरल भाषा में, आप इन्वेस्टर हो और हमारी कंपनी है, तो हमारी कंपनी आपको शेयर्स बेच रही है। अब हम 2 तरीके के शेयर्स बेचते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस। अब आप इन्वेस्टर हो, आप जो चाहो वो खरीद सकते हो। तो यहां पे जो परचेस करेगा इक्विटी शेयर वो बन जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर, जो परचेस करेगा प्रेफरेंस वो बन जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर। जो इक्विटी शेयर होल्डर है उसे कहा जाता है रियल ओनर। वो कंपनी का क्या माना जाता है, रियल ओनर, कंपनी का मेंबर भी है और वो रियल ओनर भी है। ठीक है, और अगर प्रेफरेंस शेयर अगर आप खरीदते हो तो आप बन जाते हो को ओनर। तो यहां पे ये रियल ओनर नहीं माना जाता। ठीक है, तो ये भी ओनर है, ये भी ओनर है, लेकिन ये रियल है और ये को ओनर है। उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को क्या मिलेगा, अगर वो 10 रुपए लगा रहे, हमने एग्जांपल लिया ना, अगर आप 10 रुपए लगा रहे तो आपको क्या मिलेगा प्रॉफिट में, तो प्रॉफिट में क्या मिलता है उसे कहते हैं डिविडेंड। आप 10 रुपए लगाते हो तो आपको 1 रुपया मिलेगा हर साल का, तो 1 रुपया जो आपको मिल रहा है, आप इक्विटी शेयर खरीदो तो उसे कहते हैं डिविडेंड। लेकिन डिविडेंड कैसा मिलेगा, फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ डिविडेंड। फ्लक्चुएटिंग का मतलब चेंज होता है, कभी ज्यादा तो कभी कम, कोई भी हो सकता है। अगर कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमाती है तो ज्यादा डिविडेंड देती है, कम कमाती है तो कम। तो इफ कंपनी अर्न्स मोर प्रॉफिट मोर डिविडेंड, लेस प्रॉफिट लेस डिविडेंड, और इफ नो प्रॉफिट नो डिविडेंड। तो डिपेंड करता है आपकी कंपनी के प्रॉफिट पे। लेकिन अगर हम यहां पे प्रेफरेंस शेयर्स में बात करें तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो डिविडेंड मिलता है वो कैसा मिलता है, फिक्स रेट का। कंपनी ज्यादा कमाए कम कमाए उससे कोई लेना देना नहीं, कंपनी आपको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड देती है। ठीक है, नेक्स्ट
उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर क्योंकि रियल ओनर है, उसको डिविडेंड भी कभी कम कभी ज्यादा मिलता है, तो उसको इंजॉय भी मिलती है। क्या उसको इंटाइटल टू रिसीव वोटिंग राइट्स और मैनेजमेंट राइट्स, मतलब वो जनरल मीटिंग में बैठ भी सकता है, वोट भी कर सकता है और बिजनेस के पूरे मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट भी कर सकता है। मतलब बिजनेस में पार्टिसिपेट करना या बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करना, ऑडिटर को अपॉइंट करना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चूज करना, ये सारे काम किसके आ जाते हैं? रियल ओनर के। तो इसको मिल गई ना वोटिंग राइट्स भी, मैनेजमेंट राइट्स भी। लेकिन अगर आप प्रेफरेंस शेयर खरीदते हो तो आपको नो वोटिंग राइट्स और मैनेजमेंट राइट्स, मतलब कोई अधिकार उसे नहीं मिलता मीटिंग में बैठने का और वोट करने का। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं इक्विटी शेयर में, तो उसको रिसीव होता है बोनस शेयर्स और राइट शेयर्स। बोनस और राइट शेयर्स क्या है पहले ये समझो। तो अगर आप इक्विटी शेयर खरीदते हो और रियल ओनर बनते हो तो आपको बोनस शेयर्स, मतलब कंपनी अगर एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाती है और उसके पास कुछ रिजर्व है तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बोनस शेयर्स दिए जाते हैं। बोनस मतलब फ्री है ना, तो बोनस शेयर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं। और राइट शेयर्स मतलब जब भी कंपनी शेयर्स मार्केट में इशू करेगी पब्लिक को कि आप परचेस करो हमारे शेयर्स, तो उससे पहले कंपनी जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, एग्जिस्टिंग मतलब पुराने शेयर होल्डर से पूछती है अगर आप खरीदना चाहो तो आप खरीदो, अगर नहीं खरीदते आप तो मार्केट में बेचेगी। तो आपसे अधिकार है, पहले वो आपसे पूछती है कि शेयर्स अगर आप खरीदना चाहो तो खरीदो। तो ये तो आपको कॉस्टली रहता है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। ठीक है, तो मतलब ये अधिकार किसे मिलता है? सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर को। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर में बात करें तो नो रिसीव बोनस और राइट शेयर्स, मतलब उसे कोई बोनस शेयर्स और राइट शेयर्स नहीं मिलता क्योंकि वो रियल ओनर नहीं है। ठीक है, तो ज्यादातर इस चैप्टर में जो आप क्वेश्चंस देखेंगे वो इक्विटी शेयर से रिलेटेड देखेंगे। प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, इक्विटी शेयर के बारे में, क्योंकि आप जब भी शेयर्स परचेस करोगे, आप कंपनी के रियल ओनर बनना चाहते हो तो उसके बारे में पूरी जानकारी आपको इक्विटी शेयर के बारे में वहां पे दी गई है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, उसके ऊपर आपको जनरल एंट्री पास करनी है। ये मैंने बेसिक बता दिया कि शेयर्स होता क्या है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे और अंदर क्या क्या डिटेल अवेलेबल है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं एक और आसान पॉइंट चैप्टर्स के। एक आता है शेयर प्राइस। आप लोगों ने एसपी में पढ़े होंगे, ज्यादातर ये पूरा चैप्टर आपका एसपी से रिलेटेड है। ठीक है, तो शेयर प्राइस में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो फेस वैल्यू अगर 10 रुपए है एक शेयर का प्राइस, फेस वैल्यू मतलब जो आप जब खरीदते हो शेयर तो उस टाइम पे शेयर सर्टिफिकेट में जो प्राइस लिखा रहता है उसे कहते हैं फेस वैल्यू। ठीक है, तो फेस वैल्यू, तो 10 रुपए का शेयर अगर मार्केट में आपको अगर 10 रुपए में मिलता है तो उसे कहते हैं पार वैल्यू, मतलब 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में मिल रहा है उसे कहते हैं पार वैल्यू, जितने का उतने में। लेकिन अगर 10 रुपए का शेयर आपको 12 रुपए में मिल रहा है, ज्यादा है ना, 10 रुपए की चीज आपको 12 में मिल रही है तो उसे कहते हैं प्रीमियम। 10 रुपए की चीज आपको 12 में मिली, दैट्स कॉल्ड प्रीमियम। और अगर 10 रुपए की चीज, 10 रुपए का शेयर आपको 8 रुपए में मिला, कम है ना, 10 रुपए से कम है, तो उसे कहते हैं डिस्काउंट वैल्यू। तो 3 वैल्यू आपको दी रहती है, क्वेश्चन जो आएंगे तो आपको 3 वैल्यू में से कोई एक वैल्यू दी रहेगी कि 10 रुपए का शेयर है प्रीमियम में बेचा गया, 10 रुपए का शेयर है 8 रुपए में बेचा गया, तो आपको समझना है उससे कि प्रीमियम है या डिस्काउंट है। आसान है, अगर ज्यादा है तो प्रीमियम, कम है तो डिस्काउंट, और जितना है उतने में तो पार। ठीक है, आसान पॉइंट। नेक्स्ट, उसके बाद एक आता है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन मतलब आप सब्सक्राइब करते हो शेयर। ठीक है, सब्सक्राइब मतलब परचेस करना। तो जितने भी आप, इफ कंपनी इशू 10,000 इक्विटी शेयर्स, एक लेते एग्जांपल, तो 10,000 शेयर अगर कंपनी इशू कर रही है तो 10,000 शेयर्स इशू करी और 10,000 शेयर्स आप लोगों ने परचेस कर लिए, पब्लिक ने, तो उसे कहते हैं फुल सब्सक्रिप्शन। कंपनी ने इशू करी 10,000 शेयर और परचेस भी कितने हुए? 10,000 शेयर। एक एग्जांपल अगर आपको ऐसा लेना है कि कॉलेज में आप 11th में देखो ना एडमिशन लेते हो, तो 11th में एडमिशन लेने के टाइम एक कॉलेज ने बोला मेरे पास 10,000 सीट अवेलेबल है और 10,000 सीट अवेलेबल है और बच्चों ने अप्लाई भी करे 10,000, तो कॉलेज क्या करेगा? 10,000 बच्चों को ले लेगा ना, उतनी सीट अवेलेबल है। तो उसी तरह 10,000 शेयर्स कंपनी इशू कर रही है और 10,000 शेयर्स अगर परचेस कर लेते हो तो फुल सब्सक्रिप्शन। अगर कॉलेज ने 10,000 सीट अवेलेबल है लेकिन कॉलेज बहुत जाना माना है, लेकिन 10,000 की जगह 12,000 एप्लीकेशन आती है, मुझे एडमिशन चाहिए 12,000 है, लेकिन सीट कितनी अवेलेबल है? 10,000, तो उसे कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन, कि 10,000 शेयर्स है लेकिन एप्लीकेशन कितनी आ रही है आपको? सब्सक्राइब कितने कर रहे लोग? 12,000। तो आपको क्या करना पड़ेगा? 10,000 जितनी आपकी सीट कितनी अवेलेबल है? 10,000 ही, तो 10,000 को रखो, बाकी 2,000 को रिटर्न भेजना पड़ेगा। तो उसी तरह यहां पर भी कंपनी अगर 10,000 शेयर्स इश्यू करती है और एप्लीकेशन 12,000 आती है तो 2,000 शेयर, 2,000 एप्लीकेशन आएगी उसको रिटर्न करना रहेगा, तो ओवर सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट, अगर 10,000 शेयर्स कंपनी ने इश्यू करी है लेकिन आपको सब्सक्रिप्शन आता है वो 8,000 शेयर्स लोग परचेस करते,
8000 शेयर ही परचेस करे तो कंपनी क्या करेगी, 10,000 मेरे पास सीट अवेलेबल है, 8000 ही है तो 8000 को ही ले लो, जितना आ रहा है उतना तो लो। तो 8000 एप्लीकेशन क्या होगी, रिसीव होगी। तो यहां पे आपको ये भी 3 वैल्यू याद है, क्वेश्चन आएंगे तो ये 3 तो शेयर प्राइस के रिलेटेड में कोई एक तो आएगा कॉन्सेप्ट, ज्यादातर जो आता है वो आता है प्रीमियम, ज्यादातर जो चांसेस। नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन में अगर कंपनी ने 10,000 इश्यू करी और 12,000 एप्लीकेशन आई तो ओवर, 10,000 इश्यू करी और 8,000 आई तो अंडर, और 10,000 के 10,000 आ गए तो फुल सब्सक्रिप्शन। इस तरीके ये शेयर्स है और वो शेयर प्राइस है, बस इतना याद है। इनमें से भी ऐसा नहीं कि सब तीनों आ जाएंगे, इनमें से भी कोई एक आएगा, उसमें से ज्यादातर चांसेस ये ओवर सब्सक्रिप्शन के रहते हैं, ठीक है। प्रीमियम और ओवर सब्सक्रिप्शन के चांसेस ज्यादा रहते, अंडर सब्सक्रिप्शन भी आता है, फुल सब्सक्रिप्शन के चांसेस बहुत ज्यादा कम, ठीक है। इस तरीके से आपका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हुआ। आगे देखते हैं हम आगे के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, कंपनी शेयर्स इशू कैसे करती है पब्लिक को। देखो मेन है पब्लिक को किस तरीके से, वैसे तो इशू बहुत सारे लोगों को भी होता है, पब्लिक को भी होता है, प्राइवेट प्लेसमेंट भी होता है, राइट इशू भी होता है, बोनस शेयर्स भी होता है, अलग अलग जगह से कंपनी पैसा ले सकती है। लेकिन अगर पब्लिक को इशू कर रही है, क्योंकि इस चैप्टर में ज्यादातर आप पब्लिक का ही देखोगे कि कंपनी शेयर्स इशू कर रही है पब्लिक को, तो पब्लिक को इशू करने के लिए फर्स्ट कंपनी को क्या इशू करना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टस, एक प्रोसीजर। वैसे तो बहुत सारे प्रोसीजर है लेकिन मैं जो इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूं। पहले तो कंपनी इशू करती है प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस मतलब एक इन्विटेशन है कि कंपनी अपने शेयर्स इशू कर रही है पब्लिक को, तो कंपनी अपनी सारी डिटेल, एक जैसे बुक रहती है ना उस तरीके से सारी कंपनी की डिटेल रहेगी। अब क्या डिटेल में रहेगा, तो कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस, कंपनी की कॉन्टैक्ट डिटेल, कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर, CIN नंबर, टैन नंबर, कंपनी का एसेट, कंपनी की लायबिलिटीज, कंपनी का प्रॉफिट लॉस, 5 साल का प्रॉफिट, हर एक डिटेल उसमें रहेगी। कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में, कंपनी के डायरेक्टर्स के बारे में, हर एक इंफॉर्मेशन तो वहां पे प्रोस्पेक्टस में, और कंपनी शेयर्स इशू करी उस बारे में जानकारी, कितने का क्या शेयर रहेगा वो सारी। नेक्स्ट, प्रोस्पेक्टस आपको परचेस करना पड़ेगा, उसके साथ एक एप्लीकेशन फॉर्म रहता है। एप्लीकेशन फॉर्म और एप्लीकेशन मनी एक पब्लिक को, अगर आप पब्लिक को आप परचेस करना चाहते हो तो आपको प्रोस्पेक्टस परचेस करना पड़ेगा विथ एप्लीकेशन फॉर्म, और उसके साथ में आपको जमा कराना पड़ेगा बैंक में एप्लीकेशन मनी। तो कंपनी क्या करती है, उसके सेकंड स्टेप पे एप्लीकेशन मनी रिसीव करती है, ठीक है। अब जैसी एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा उसमें सारी आपकी जानकारी रहेगी पब्लिक की। अब कंपनी क्या करती है, वेरीफाई करती है। जैसे आप कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो आपके फॉर्म कैसे वेरीफाई होते हैं, उसी तरह कंपनी आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करती है। वेरीफाई करने के बाद आपका अलॉटमेंट होता है। अलॉटमेंट का मतलब कंपनी आपको अपना शेयर होल्डर मान लेती है तो आपको अलॉटमेंट, जैसे आपका कॉलेज में लिस्ट में नाम आ गया तो आपका एडमिशन होता है, उसी तरीके से यहां पे अलॉटमेंट का मतलब जब शेयर कंपनी आपको देना चाहती है। उसके बाद अलॉटमेंट मनी रिसीव होगा, उसके बाद आपका कॉल्स ऑन शेयर्स होगा। कॉल्स ऑन शेयर मतलब आगे का जो पैसा रहेगा स्टेप वाइज दिया जाएगा। देखो कंपनी कभी भी जब एक 10 रुपए का भी शेयर हो तो 10 रुपए का शेयर डायरेक्ट 10 रुपए एक साथ नहीं लेती। आप 10 रुपए सोच के चलते हो, 10 रुपए एक छोटा अमाउंट है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल अगर एक पर्सन 1000 शेयर परचेस करता है और 10 रुपए के हिसाब से उसको टोटल कितना पैसा देना है, फिर 10,000। 10 रुपए नहीं देखना आपको, 10,000 देखना है कि 10,000 एक बड़ा अमाउंट हो गया। तो आप अगर परचेस भी करते हो तो कंपनी 10 रुपए एक साथ नहीं लेती। तो 10 रुपए अगर एक साथ लेगी तो जो 1000 शेयर परचेस कर रहा है उसको 10,000 एक साथ देना पड़ेगा। तो कंपनी ये 10 रुपए एक साथ ना लेते हुए थोड़ा थोड़ा करके लेती है। तो स्टेप्स उसके देख लेते, स्टेप्स कैसे रहते। तो स्टेप्स ऑफ मनी रिसीव्ड, कंपनी अगर 10 रुपए का शेयर बेच रही है तो शेयर प्राइस क्या मिल गया आपको, 10 रुपीज। तो एप्लीकेशन मनी में वो 2 रुपए लेगी, मतलब जब आप अप्लाई करते हो ना तो अप्लाई करने के टाइम में 2 रुपीज। उसके बाद अलॉटमेंट जब होगा, अलॉटमेंट जब कंपनी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई कर लेती है तब 3 रुपए लेती है, जब अगर आपको अलॉटमेंट देती है कंपनी। तो अगर रिजेक्ट हो जाते हो तो आपका ये 2 रुपए भी कंपनी वापस कर देती है आपको, ठीक है। स्टेप वाइज पहले एप्लीकेशन आप अप्लाई करोगे, पब्लिक अप्लाई कर रही है, कंपनी फिर उसके बाद वेरीफाई करने के बाद अलॉटमेंट करती है। अलॉटमेंट हुआ तो ठीक, तो आपको 3 रुपए देना पड़ेगा। अगर अलॉटमेंट नहीं करती है तो ये 2 रुपए भी कंपनी वापस कर देती है। उसके बाद कंपनी फर्स्ट कॉल के टाइम में 2 रुपीज मांगती है, एक एग्जाम्पल लिया हूं मैंने। उसके बाद कंपनी सेकेंड एंड फाइनल कॉल में 3 रुपीज में, ऐसा आपके टोटल 10 रुपीज हो रहा है। 2 + 3 टोटल 10 रुपीज। तो कंपनी 10 रुपया छोटे छोटे एक अमाउंट में लेती है, पूरा 10 रुपया एक साथ नहीं लेती। तो आपको क्वेश्चन में भी जब आएगा तो क्वेश्चन में आपको ये बराबर सारी डिटेल दी रहेगी। आपको बस कंफर्म करना है कि पैसा किस तरीके से आपको रिसीव हो रहा है, कितना पब्लिक आपको पैसा दे रही है नहीं दे रही है, वो सारी बातें, ठीक है। उसके बारे में आपको जनरल एंट्री पास करना है। इस तरीके से आपके छोटे से बेसिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देख लेते, वैसे तो पेपर में नहीं आता ये सारी चीजें, लेकिन बेसिक जानकारी आपको होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल।
कैपिटल मतलब जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, स्टार्टिंग में जो ओनर इन्वेस्ट करता है उसे कहते हैं कैपिटल। लेकिन कैपिटल भी बहुत डिफरेंट टाइप के होते हैं। एक होता है ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड मतलब उसे सेबी ने या कंपनीज एक्ट ने उसे कहा गया है कि वो 1 लाख शेयर्स मार्केट में बेच सकता है। 10 रुपए का एक शेयर, जो पूरा मार्केट से कितना अमाउंट उड़ा सकता है वो 10 लाख, मतलब 1 लाख शेयर बेचेगा मार्केट में 10 रुपए के हिसाब से, तो 10 लाख रुपए मार्केट से ले सकता है वो। तो इसकी लिमिट है कि ये 1 लाख से ज्यादा नहीं बेच सकता। तो ऑथराइज्ड, उसको अथॉरिटी है कि वो इतने ही शेयर्स बेच सकता है, तो इसे कहते हैं ऑथराइज्ड। लेकिन अब इससे जितनी रिक्वायरमेंट रहेगी उतने ही शेयर्स ये बेचेगा। तो अगर ये इशूड करता है 40,000 इक्विटी शेयर्स, मतलब जितनी इसको पैसे की जरूरत थी उतना ही इसने क्या किया, 40,000 इक्विटी शेयर्स मार्केट में बेचा। लेकिन बाकी अनइश्यूड कैपिटल मतलब 60,000 शेयर्स इसने मार्केट में नहीं बेचा, इसके पास अभी कंपनी के पास अभी ऑलरेडी है। तो 40,000 अगर ये शेयर्स बेचता है, मार्केट में इश्यू करता है, तो 10 रुपए के हिसाब से 4 लाख रुपए मिलेगा। अभी मिला नहीं, ये इशूड कर रहा है, ठीक है। और अनइश्यूड मतलब 60,000 इक्विटी शेयर्स ये मार्केट में नहीं इशू कर रहा, 10 रुपए के हिसाब से 6 लाख रुपए, मतलब कि अभी ये मार्केट से नहीं लेना चाहता, इसको जरूरत ही नहीं है। जैसी रिक्वायरमेंट रहेगी वैसा वो इशू करेगा। तो अनइश्यूड कैपिटल जब रिक्वायरमेंट रहेगी तब इशू करेगा, और इशूड मतलब अभी मार्केट से उसको 4 लाख रुपए की जरूरत है, तो 4 लाख रुपए को क्या करेगा, मार्केट से लेगा, ठीक है। अब इशूड करेगा तो इशूड में आता है सब्सक्राइब्ड। हो सकता है ये 40,000 इक्विटी शेयर्स ये मार्केट में बेचे, लेकिन पब्लिक सिर्फ 30,000 इक्विटी शेयर्स परचेस किए, तो हो सकता है ना 40,000 मार्केट में इशू कर रहा है, लेकिन उस कंपनी का इतना नाम नहीं है, इतनी गुडविल नहीं है, तो कंपनी के सिर्फ 30,000 इक्विटी शेयर्स मार्केट में बिके। तो सब्सक्राइब कितने हुए, 30,000 इक्विटी शेयर्स, 10 रुपए के हिसाब से मतलब उसे 3 लाख रुपए मिलेगा। तो बाकी क्या हो गया, अनसब्सक्राइब। देखो ना 40,000 में से 30,000 क्या किए, सब्सक्राइब कर ले, तो बाकी कितना, 40 में से 30 गया तो बचा 10,000 अनसब्सक्राइब्ड, मतलब इतने शेयर्स उसके मार्केट में बिके ही नहीं, मतलब कितना अमाउंट उसका ब्लॉक हो गया, 1 लाख रुपीस नहीं मिलने वाला, क्योंकि परचेज ही नहीं हुआ। अब जब सब्सक्राइब करोगे आप, तो सब्सक्राइब पब्लिक ने 30,000 इक्विटी शेयर्स परचेस किए, तो हो सकता है ये 10 रुपए आप कंपनी मांगेगी, तो 10 रुपए एक साथ नहीं मांगती कंपनी, तो थोड़ा थोड़ा, अभी देखे थे थोड़ी देर पहले, कंपनी थोड़ा थोड़ा मांगेगी। तो पहला आता है कॉल्ड अप कैपिटल। कंपनी ने कॉल किया कि 30,000 इक्विटी शेयर होल्डर अपना 5-5 रुपया दो, 10 रुपए का एक शेयर था ना, हमने स्टार्टिंग में देखे थे 10 रुपए ईच एक प्राइस है शेयर का, तो कंपनी ने 5 रुपए शेयर मांगी, तो 30,000 इक्विटी शेयर से 5 रुपए के हिसाब से 1,50,000 रुपीज कंपनी को मिलना चाहिए, तो कॉल्ड अप, ठीक है। अब 5 रुपए के बाद अनकॉल्ड मतलब कितना पैसा नहीं मांगी और कितना पैसा रिजर्व करिए। देखो रिजर्व को पहले समझ लो, कंपनी ने 30,000 इक्विटी शेयर्स में से 1 रुपया, ये 1 रुपया जो है ना, ये कंपनी ने 30,000 रुपया, मतलब टोटल हुआ ना 30,000 मल्टीप्लाई बाय ₹1, 30,000 इक्विटी शेयर्स, ये कंपनी क्या करती है, रिजर्व रखती है पैसा। जितना भी 10 रुपए में से 1 रुपया क्या कर रही है, रिजर्व रख रही है। क्यों रिजर्व रख रही है, जब भी कंपनी वाइंड अप होती है, वाइंड अप मतलब कंपनी जब बंद होगी तो ये रिजर्व यूज किया जा सके, जब भी कंपनी बंद होगी तो 30,000 यूज किया जा सके, इसलिए रिजर्व रख ली, ठीक है। तो 5 रुपए तो कंपनी ने मांगी, 1 रुपया रिजर्व कर लीजिए, हो गया 6 रुपीज, तो बाकी 4 रुपीज कंपनी अनकॉल्ड अप अभी तक के मांगी नहीं है शेयर होल्डर से, तो 30,000 इक्विटी शेयर से 4 रुपया अभी तक के मांगी नहीं है, 5 रुपया मांगी, ठीक है। अब जितना 5 रुपया मांगी, हो सकता है कुछ शेयर होल्डर ना दे, तो 30,000 इक्विटी शेयर्स थे, उसमें से हो सकता है 20,000 पेड अप कैपिटल, मतलब पैसा देंगे, तो पैसा देंगे 20,000 इक्विटी शेयर होल्डर, 5 रुपया, तो 1 लाख रुपया कंपनी के पास आ जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड पेड अप कैपिटल। कंपनी के शेयर होल्डर ने पे कर दिया पेड अप कैपिटल। और हो सकता है देखो ना 30,000 देने वाले थे, उसमें से 20,000 दिए, तो बाकी 10,000 नहीं दिए, तो ये 10,000 कॉल इन अरियर्स कहलाते, मतलब उनसे पैसा अभी तक नहीं मिला। तो 10,000 इक्विटी शेयर से 5 रुपया नहीं मिला, मतलब 50,000 रुपीज आपका अभी मार्केट में ब्लॉक हो चुका है, मतलब अभी तक के मार्केट से मिला नहीं है। तो ये पूरा मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि बेसिक जानकारी आपको होना चाहिए। ऐसे वर्ड्स आपको क्वेश्चंस में आते हैं, लेकिन हम उसे बस रीड करके हटा देते, लेकिन इसकी जानकारी आपको होना चाहिए, नेक्स्ट फ्यूचर में आपको बहुत ज्यादा काम आएगा। तो ऑथराइज मतलब कंपनी की लिमिट है कि वो 1 लाख इक्विटी शेयर्स इशू कर सकती है। इशूड मतलब कंपनी को अभी 40,000 इक्विटी शेयर्स इशू करना है, बाकी 60,000 इशू नहीं करना है, कंपनी को रिक्वायरमेंट नहीं है उतने कैपिटल की, तो 40,000 उसने इक्विटी शेयर्स इशू किया। अब जितने इशू करा, हो सकता है उसमें से सारे परचेस करे, हो सकता है नहीं भी परचेस करे। अगर सब्सक्राइब्ड बोले तो मतलब 40,000 इक्विटी शेयर्स इशू करे थे, उसमें से 30,000 परचेस करे, बाकी 10,000 परचेस नहीं करे। अब जितने परचेस करे उसमें से कंपनी थोड़ा थोड़ा करके पैसा लेती है, तो कॉल्ड अप में कंपनी ने 5 रुपया ली, 1 रुपया कंपनी ने रिजर्व रख ली, जब भी कंपनी बंद होगी तब काम आएगा, और बाकी 4 रुपया अभी तक के कंपनी ने मांगी नहीं है, तो अनकॉल्ड अप,
ठीक है। अब जितना पैसा मांगी है उतना सारे शेयर होल्डर दे दे, इतने तो अच्छे है ही नहीं कोई। तो पेड अप कैपिटल में 30,000 में से ओनली 20,000 इक्विटी शेयर जेन्युइन निकले जिन्होंने पेमेंट कर दी, बाकी जो 10,000 थे वो थोड़े पैसा डुबाने वाले निकले, तो उन्हें क्या क्या कहा जाता है, कॉल इन अरियर्स। ठीक है, इस तरीके से बेसिक हो गया। अच्छा, क्वेश्चन किस तरीके का आता है आपको, तो क्वेश्चन आपको जो आता है वो है पैराग्राफ में। क्वेश्चन अगर आपको आएगा तो आएगा पैराग्राफ में। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरीके से आता है। क्वेश्चन इस तरीके से, सॉल्यूशन किस तरीके से करना है आपको, तो सॉल्यूशन में आपको सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्री सीखना है। जर्नल एंट्री क्वेश्चन आएगा पैराग्राफ में, थोड़ी बहुत जानकारी रहेगी जो इससे पहले मैंने बताया था, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, उसकी आपको जानकारी रहेगी, और कंपनी ने कितने शेयर, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया ना, ओवर सब्सक्रिप्शन, पार प्रीमियम, अंडर सब्सक्रिप्शन, वो सारी चीजें, उस तरीके का आपको 2 या 3 लाइन का या 4 लाइन का एक क्वेश्चन दिया रहेगा, और उसके बेस पे आपको जर्नल एंट्री प्रिपेयर करना है। जर्नल एंट्री बहुत ज्यादा आसान है, कुछ कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो आपको आसान लगेंगे। ठीक है, इस तरीके से देखते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन, सिंपल सा, तो आपको समझ में आएगा एक्चुअली है क्या पूरा इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, एक सिंपल क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चन रीड करने से पहले मैं आपको कुछ थोड़े से स्टेप्स बता देता हूं। ठीक है, थोड़ा इधर फोकस कीजिए। क्या दिया है कि फर्स्ट आपको एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होगा। देखो, कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है तो उसके बाद पब्लिक क्या करेगी, अप्लाई करेगी। अब अप्लाई करोगे तो अप्लाई का पैसा भी रिसीव होगा ना, तो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होगी तो पहले रिसीव्ड की एंट्री, कितने लोगों ने अप्लाई करे, वो पैसा आपको ट्रांसफर करना रहता है। अच्छा, कहां ट्रांसफर करे, देखो जो भी पैसा रिसीव होता है तो डायरेक्ट कंपनी यूज नहीं कर लेती उसे, वो एक अकाउंट में ट्रांसफर होता है जिसे कहते हैं हम, जैसे इक्विटी शेयर इशू करे तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कोई भी पैसा अगर आपको देता है तो आप क्या करते हो, यूज कर लेते हो, कहीं पर भी, कहीं शो नहीं करते। लेकिन कंपनी अगर पैसा रिसीव करती है तो एक अकाउंट में शो करती है जिसे कहते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, तो आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद अलॉटमेंट की एंट्री आएगी, तो अलॉटमेंट की आपको ड्यू की एंट्री पास करना है। ड्यू मतलब पैसा रिसीव होना बाकी है, तो अलॉटमेंट का पैसा मिलना बाकी है तो ड्यू, और उसके बाद अलॉटमेंट का पैसा मिल जाएगा तो रिसीव्ड। सेम उसी तरह, नहीं समझा तो फिर से एक बार, ड्यू कौन सी, फर्स्ट कॉल की एंट्री, तो फर्स्ट कॉल का पैसा पहले ड्यू होगा, मतलब पैसा मिलना बाकी है, और उसके बाद फर्स्ट कॉल का पैसा मिल जाएगा तो रिसीव्ड। फिर सेकंड के कॉल में भी सेम, सेकंड एंड फाइनल कॉल में पैसा मिलना बाकी है तो ड्यू, एंड लास्ट में वो पैसा मिल जाएगा तो रिसीव। तो आपको ये फॉर्मेट याद रखना है, रिसीव, ट्रांसफर, ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव। आसान है, नहीं समझा तो अभी हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में भी समझ लेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, आपकी बुक में दिया है क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 315 पे। ठीक है, तो वहां पे भी देख सकते हो अगर बुक सामने है तो आपके। क्या दिया वहां पे, गजानन लिमिटेड इशूड 60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच पेएबल एज फॉलो। देखो 10 रुपए का इक्विटी शेयर है, कौन सी कंपनी बेच रही है, गजानन लिमिटेड। कितने शेयर्स बेच रही है, 60,000, 60,000 शेयर्स बेची, पब्लिक को इशू करिए, अभी बेची नहीं है, इशू कर रही है 60,000, 10 रुपए का एक शेयर का प्राइस है। इससे पहले भी मैंने बताया 10 रुपए कंपनी का एक शेयर का प्राइस है, तो 10 रुपए कंपनी एक साथ नहीं लेती, तो कैसे लेगी, एप्लीकेशन के टाइम में 2 रुपीज ले रही है तो 2 रुपए आया एप्लीकेशन के टाइम, अलॉटमेंट के टाइम में 3 रुपीज, देन फर्स्ट कॉल के टाइम में 3, एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल के टाइम में 2। तो देखो 2 + 3 + 3 + 2 टोटल हो रहा है 10 रुपया, तो 10 रुपीज कंपनी थोड़ा थोड़ा करके ले रही है। अब उसके बाद क्या बोला आपको, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ गजानन लिमिटेड। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वो ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन वाले क्वेश्चंस। आज एक सिंपल सा क्वेश्चन सिर्फ आपको एंट्री किस तरीके से पास करनी है वो सिखाने का। ठीक है, तो कंपनी थोड़ा थोड़ा करके अब लेगी पैसा। अब कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू करी, अगर आप अपने आप को कंपनी ऐसा समझो तो आपने प्रोस्पेक्टस कंपनी ने इशू करी है, आपकी कंपनी है, तो आपको पहले क्या होगा, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होगा। तो रिसीव्ड की एंट्री आपको किस तरीके से पास करनी है, तो यहां पर आपका डेट, ये फॉर्मेट तो आपका जनरल एंट्री का सेम ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं, डेट या तो सीरियल नंबर यहां पर आप लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको पैसा मिल रहा है ना, अपनी कंपनी ने इशू करी प्रोस्पेक्टस, और प्रोस्पेक्टस से क्या मिलेगा, पैसा। तो पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट, सब कुछ ऑनलाइन है आजकल, तो बैंक में पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट। कहां से आया पैसा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन से आया ना पैसा, तो एंट्री क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन से आया पैसा, कितना आया, तो कितने शेयर्स कंपनी ने बेची, 60,000 शेयर्स। एप्लीकेशन के टाइम में कितना पैसा मिल रहा है, 2 रुपीज, तो यहां पे आप यहां पे लिख सकते हो ऐसा, 60,000 मल्टीप्लाई बाय ₹2। 60,000 इक्विटी शेयर से 2-2 रुपए करके एप्लीकेशन का मिला, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हो जाएगा आपका 1,20,000 आपका आ गया पैसा।
तो यहां पर रीजन क्या लिखेंगे, रीजन लिखना बहुत जरूरी है। नरेशन जिसे हम कहते हैं बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी क्या हो रहा है आपको, रिसीव्ड हो रहा है ना, तो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, दैट्स इट। इतनी ही एंट्री पास करनी है आपको। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसा आया, कहां से आया, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन से। देखो हमारे स्टेप्स में पहली एंट्री क्या थी, रिसीव्ड की थी ना, वही सेम आई। अब उसके बाद क्या बोला है, ट्रांसफर करना है। अच्छा ट्रांसफर पैसा कहां होगा, तो मैंने एक अकाउंट बोला शेयर कैपिटल अकाउंट, तो पैसा आया कहां से, देखो सेकंड एंट्री में किस तरीके से आपने लिखे 2। अब पैसा कहां से आया आपको, एप्लीकेशन से आया ना, तो ये जो क्रेडिट में है उसको मैं यहां पे क्या कर दूंगा, डेबिट में। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, यहां से पैसा आया है, कहां जाएगा, तो मैंने एक अकाउंट बोला था, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये लिखना बहुत ज्यादा जरूरी। कैपिटल अकाउंट में पैसा जाएगा, कितना आया 1,20,000 ना, तो पूरा पैसा भी अकाउंट में कितना जाना चाहिए 1,20,000, तो सेम अमाउंट यहां पर भी आएगा 1,20,000 आपका ट्रांसफर हो जाएगा। कौन सी एंट्री थी, ट्रांसफर की ना, तो नरेशन क्या लिखोगे आप, बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। नहीं समझा, पहली एंट्री क्या थी, रिसीव की, तो हमारे स्टेप्स के हिसाब से, तो पहला आपको बैंक में पैसा आया एप्लीकेशन का, तो बैंक अकाउंट डेबिट, कहां से आया, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन से, तो 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, कितना आया, तो 60,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 1,20,000 आ गया। अब उतना ही पैसा आपका ट्रांसफर होगा, तो हमारी सेकंड स्टेप ट्रांसफर की एंट्री, कहां ट्रांसफर होगा, तो पैसा कहां से आया, पहले इक्विटी शेयर एप्लीकेशन से, तो जो क्रेडिट में था उसको फिर डेबिट में कर दो। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन से आया पैसा, वो कहां जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में, तो सेम आपकी एंट्री बनेगी, सेम अमाउंट आएगा। ठीक है, एंट्री यहां पे जो क्रेडिट में था वो डेबिट में आ गया, और पैसा कहां ट्रांसफर हो गया, कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बोला, देखो ये एप्लीकेशन की 2 एंट्री, हमेशा याद रखो, हर जितना भी दिख रहा है एप्लीकेशन की 2 एंट्री आएगी, अलॉटमेंट की 2, फर्स्ट कॉल की 2 एंड सेकंड कॉल की 2 एंट्री, हर एक की 2-2 एंट्री आपकी पास होने वाली है। अब यहां पर थर्ड एंट्री आपकी कौन सी आने वाली, इसकी 2 एंट्री पास हो गई। अब अलॉटमेंट की बारी, अब अलॉटमेंट के स्टेप्स में फर्स्ट एंट्री कौन सी रहती है, ड्यू की। अब कंपनी एक ड्यू की एंट्री पास करेगी, मतलब इतना पैसा अलॉटमेंट से मिलने वाला बाकी है, तो बाकी है, तो पैसा कहां से आने वाला है, अलॉटमेंट से। पैसा कहां जाएगा, तो एक अकाउंट में जिसे हम क्या बोले, कैपिटल अकाउंट। तो एंट्री क्या पास होगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट से पैसा आने वाला है, आया नहीं, कहां जाएगा, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, पैसा जाएगा कैपिटल अकाउंट में। पैसा आने वाला है अलॉटमेंट से, जाएगा कैपिटल, कितना जाएगा पैसा, तो कंपनी कितने 1000 शेयर्स इश्यू करी, 60,000 ना, और अलॉटमेंट का कितना रुपीस दिया है, 3 रुपीस, तो 60 मल्टीप्लाई बाय ₹3, कितना आ जाएगा, 6 3 जा 1,80,000। नरेशन क्या बनेगा आपका, बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू मतलब अभी पैसा मिला नहीं है, मिलने वाला है, तो कंपनी ने ड्यू की एंट्री पास करी। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट से पैसा आएगा, जाएगा कैपिटल अकाउंट में, तो देखो हमारा थर्ड स्टेप ड्यू की एंट्री। अब उसके बाद क्या होगा, पैसा रिसीव्ड होगा ना, देखो रिसीव्ड की तो हमारी सेम फर्स्ट वाली एंट्री कैसी थी, पैसा रिसीव हुआ, तो यही सेम आएगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसा आएगा, रिसीव्ड की एंट्री है, तो बैंक में पैसा आया, कहां से आया, तो ये जो हमने लिखे थे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ये डेबिट में था ना, अब ये क्रेडिट में हो जाएगा, कहां से आया पैसा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना पैसा आएगा, जितना आपने ड्यू की एंट्री पास की उतना ही पैसा आएगा, तो 1,80,000, टोटल 1,80,000 आपके पास आ गया। नरेशन क्या बनेगा, बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी, अब देखो इससे पहले वाले में ड्यू थी, अब क्या हो रहा है, बैंक में पैसा आ रहा है, तो रिसीव्ड ना, तो एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, इस तरीके। देखो फोर्थ एंट्री और फर्स्ट एंट्री ऑलमोस्ट सेम है, सेम बैंक अकाउंट डेबिट रिसीव्ड था, यहां पर भी बैंक अकाउंट डेबिट ही है,
टू यहां पे पैसा आ रहा था एप्लीकेशन से और यहां पे पैसा आ रहा है अलॉटमेंट से, बस इतना ही डिफरेंस है। तो पहली एंट्री और फोर्थ एंट्री सेम, आगे भी ऐसी कई सारी एंट्री जो सेम ही रहेगी। अब तो फिर से एक बार थर्ड एंट्री क्या आती है, ड्यू की, कि पैसा आने वाला अलॉटमेंट से कहां जाएगा, कैपिटल में, और फोर्थ एंट्री में पैसा आ गया कहां से आया, अलॉटमेंट से। तो सेम यहां पे थर्ड और फोर्थ एंट्री ड्यू एंड रिसीव। अब जो फिफ्थ एंट्री है फिर से ड्यू, अब कौन सी ड्यू, देखो इसकी 2 एंट्री पास करें हमने एप्लीकेशन की, अलॉटमेंट की 2 एंट्री पास हो गई। अब फर्स्ट कॉल की 2 एंट्री पास करना है। अब फर्स्ट कॉल में सेम यहां पर आएगी, लिखेंगे पैसा कहां से आने वाला है, फर्स्ट कॉल से, और कहां जाएगा, एक अकाउंट में, कौन से अकाउंट में, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। याद रखना है ये वर्ड, इक्विटी शेयर कैपिटल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पैसा आने वाला है इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, और कहां जाएगा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये ड्यू की एंट्री हुई ना, पैसा आने वाला अभी तक आया नहीं, कहां से आएगा, फर्स्ट कॉल से, जाएगा कैपिटल अकाउंट में। कितना जाएगा, तो कंपनी ने 60,000 शेयर्स इशू करी है और फर्स्ट कॉल के टाइम में कितना रुपीस हो रहा है, 3 रुपीज रिसीव हो रहा है, तो रिसीव होगा आपको 3 रुपीज। तो 6 3 1,80,000 अमाउंट आएगा यहां पर भी, मतलब 1,80,000 रुपए आपको मिलने वाला है, मिला नहीं। सेम नरेशन भी आपका सेम रहेगा, देखो यहां पे हमने थर्ड एंट्री में पास किए थे, बीइंग, थर्ड एंट्री में जो है बीइंग इक्विटी शेयर, यहां पे फर्स्ट कॉल है ना, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, ये ड्यू की एंट्री पास हुई, ठीक है। फिफ्थ एंट्री में हमारी ड्यू की, तो अब क्या होगा, रिसीव्ड होगा ना, तो 6 एंट्री में यहां पे पास करके बताता हूं। अब ये हो गई ड्यू की एंट्री, देखो फिफ्थ हमारी क्या थी, ड्यू थी। अब उसके बाद 6 में क्या होगा, रिसीव्ड, रिसीव्ड होता है तो पैसा आता है ना, तो कंपनी में पैसा आएगा, आपकी कंपनी है तो बैंक में पैसा आया, तो बैंक अकाउंट डेबिट। कहां से आया, फर्स्ट कॉल से आ रहा है ना, फर्स्ट कॉल की 2 एंट्री, फर्स्ट एंट्री पास कर दी, 6 एंट्री, तो 6 में आपको पैसा मिल रहा है, कहां से मिल रहा है, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना मिलेगा, जितना ड्यू हुआ, मतलब 1,80,000 कंपनी ने पास करी थी, पैसा मिलेगा, तो 1,80,000 ही मिला ना फिर, तो 1,80,000। नरेशन क्या आएगा, बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। अब एक बार जरा नोटिस कीजिए, 3 एंड 4th में ड्यू अलॉटमेंट से पैसा आया, गया कहां, कैपिटल, रिसीव हुआ कहां से, अलॉटमेंट से। सेम ये थर्ड एंट्री फोर्थ एंट्री से कंपेयर करो, सेम है। फोर्थ एंट्री आपकी 6 एंट्री से कंपेयर करो, सेम है। तो देखो थर्ड एंड फिफ्थ सेम है, फोर्थ एंड 6 सेम है, बस यहां पे अलॉटमेंट से था, यहां पे फर्स्ट कॉल से है, बाकी आपके सारी एंट्री सेम, सिर्फ वर्ड वहां पे चेंज हो जाता है। तो देखो फर्स्ट कॉल की भी हमने 2 एंट्री पास कर दी है, एप्लीकेशन की 2, अलॉटमेंट की 2 एंड फर्स्ट कॉल की 2, ऐसी 6 एंट्री हमारी बराबर पास हो गई। अब नेक्स्ट है फाइनल कॉल की एंट्री। अब फाइनल कॉल में भी 7th, देखो यहां पे 7 ड्यू की एंट्री पहले पास करना पड़ेगा, तो पैसा आएगा कहां से, तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। फाइनल कॉल से पैसा आने वाला है और कहां जाएगा, कैपिटल अकाउंट ना, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये ड्यू की एंट्री पास हो गई, पैसा आने वाला है, आया नहीं अभी तक, कितना आएगा, तो 60,000 शेयर्स है, और कितना है फाइनल कॉल की, यहां पे 2 एंट्री पास करना है, 2 रुपए आने वाला है, तो मल्टीप्लाई बाय ₹2, तो 6 2 12, 1,20,000, तो ये 1,20,000 आपकी ड्यू की एंट्री पास हुई। नरेशन क्या लिखोगे आप, बीइंग इक्विटी शेयर फाइनल कॉल मनी ड्यू, पैसा आने वाला है। तो लास्ट एंट्री हमारी क्या रहेगी, रिसीव्ड की ना, देखो लास्ट हमारी 8 क्या है, रिसीव्ड, तो अब पैसा आएगा, तो हम क्या लिखोगे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसा आया, कहां से आया, फाइनल कॉल से ना, तो लिखेंगे इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। कितना आएगा, जितना ड्यू की एंट्री पास की उतना ही अमाउंट आएगा, तो 1,20,000। नरेशन सेम आपका जो 6 एंट्री में पास किए, बैंक बीइंग इक्विटी शेयर
फाइनल कॉल मनी, बस वहां पे फर्स्ट कॉल था, यहां पे फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। इस तरीके से आपकी 8 एंट्री। ये आसान था एक क्वेश्चन, दो जैसा यहां पे दिया है आपको कि फर्स्ट कॉल का पैसा मिल गया, पूरा सेकंड कॉल का पैसा मिल गया। आगे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे कि जो 60,000 शेयर्स है उसमें से हो सकता है कि 1,000 शेयर होल्डर ने पैसा ही नहीं दिए, तो ये आपकी कॉल इन अरियर्स वाली एंट्री भी इन फ्यूचर आ सकती है। उसी तरह ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, इस तरीके की भी प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। तो हमें एक सिंपल क्वेश्चन से ये समझना था कि आपकी एंट्री किस तरीके से पास होगी। ओवरऑल पूरे इस क्वेश्चन में क्या समझ में आया, आपको स्टेप्स याद रखना है जो मैंने ये 8 स्टेप्स बताया। पहले आपको एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होगा तो बैंक टू एप्लीकेशन और पैसा जाएगा, ट्रांसफर होगा आपका कैपिटल, तो सेकंड एंट्री आपकी ट्रांसफर्ड की एंट्री, पैसा आया एप्लीकेशन से गया कैपिटल में। नेक्स्ट उसके बाद तो आपकी सब ड्यू रिसीव वाली एंट्री, पहले अलॉटमेंट से पैसा आने वाला है तो अलॉटमेंट से आएगा, जाएगा कहां पर, कैपिटल में जाएगा, अभी गया नहीं। अब यहां पर पैसा आ गया, कहां से आया, तो अलॉटमेंट से, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। तो ड्यू हुआ, यहां पे रिसीव्ड हुआ। सेम फर्स्ट कॉल में भी सेम वही एंट्री है, फर्स्ट इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल से पैसा आने वाला है और जाने वाला इक्विटी शेयर कैपिटल में, सेम आपके जो थर्ड एंट्री और फिफ्थ एंट्री सेम। तो उसी तरह फोर्थ एंट्री की जैसी आपकी सिक्स एंट्री सेम, पैसा रिसीव्ड हो गया बैंक से, पैसा बैंक में पैसा आ गया, कहां से आया, तो फर्स्ट कॉल से आया। नेक्स्ट सेवेंथ एंट्री में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल से पैसा आने वाला है और कहां जाएगा, कैपिटल, तो ये ड्यू की एंट्री। नेक्स्ट ट्रांसफर कहां हो जाएगी, आपके बैंक में पैसा रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। तो ये आपकी लास्ट की जो थर्ड से लेके 8 तक एंट्री है, ड्यू रिसीव आपकी कंटिन्यू होगी। आगे इसमें और चैप्टर में हमारे नेक्स्ट वीडियो में क्या देखने मिलेगा आपको कि कॉल इन अरियर्स, अगर पैसा किसी शेयर होल्डर ने नहीं दिया तो क्या होगा, अगर शेयर होल्डर पैसा देना ही नहीं चाहता है तो फॉरफिटेड क्या होता है वो देखेंगे। अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, उस पर भी हमारे कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, डिपेंड करते हैं हमारे टाइम पे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एक सिंपल प्रॉब्लम था, आपकी बुक में भी दिया हुआ है, इसके जरा एक गो थ्रू कर लेना क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट अवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।